तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक और फैक्टर की तरफ जिसका नाम है जीनेटिक्स। जो जीनेटिक वेरिएशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी ड्रग का रिस्पॉन्स क्रिएट करने में, और ये आपको हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी जो भी ड्रग्स को जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट करेंगे वहाँ पे। तो समझना बहुत ज़रूरी है ये कंसेप्ट। सबसे पहले तो क्या है फार्माकोजेनेटिक्स। एज द नेम सजेस्ट दो चीज़ें यहाँ पे, फार्माको मीन्स ड्रग के साथ कुछ रिलेटेड है, और जीनेटिक्स। ये क्या है कि हमको यहाँ पे स्टडी करनी है जीनेटिक बेसिस फॉर वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स। मीन्स कि ऐसा कोई जीनेटिक वेरिएशन हुआ जिससे ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो स्टडी है इसे फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। और एक दूसरा है फार्माकोजीनोमिक्स, उसके सेम ही लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो ये फार्माकोजीनोमिक्स स्टडी हमने की है उसके ऊपर से हमें जो रिजल्ट्स आता है तो हमें उसके हिसाब से जीनेटिक वेरिएशंस के हिसाब से हमें एक ड्रग पसंद करनी है पर्टिकुलर पेशेंट्स में, उसके फार्माकोजेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से। उसे हम बोलते हैं फार्माकोजीनोमिक्स। यूज ऑफ दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि जिससे हम ड्रग चूज कर सके ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है। फार्माकोजेनेटिक मीन्स ओवरऑल स्टडी है कि जेनेटिक फैक्टर्स कैसे ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं, और जीनोमिक्स वो है कि वो जेनेटिक्स की स्टडी करने के बाद हम किसी भी आदमी का जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से उसमें कौन सी ड्रग चूज करें, तो वो है फार्माकोजीनोमिक्स। तो कौन कौन से फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन है, कुछ एग्जांपल्स हैं आप याद रख सकते हैं। अभी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि ऐसे कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं जिससे ड्रग का रिस्पॉन्स अफेक्ट होता है। तो पहला एक एग्जांपल रखते हैं एटिपिकल स्यूडोपोलिन एस्टरेज। अभी क्या होता है कि बॉडी में जब भी हम एक ड्रग देते हैं, जैसे उसका नाम है सक्सिनिल कोलिन, तो उसका एक मेटाबॉलिज्म होता है, और वो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कोलिन एस्टरेज नामक एंजाइम से होता है। अभी सक्सिनिल कोलिन क्या है? सक्सिनिल कोलिन एक मसल रिलैक्सेंट है, जो मसल रिलैक्सेंट शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए एक्ट करती है और मसल रिलैक्स हो जाता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल्स भी रिलैक्स होते हैं। तो ये सर्जरी के दौरान दी जाती है, और उस टाइम पे फिर मसल रिलैक्स होते हैं तो ब्रीदिंग तो हो नहीं सकता, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर से हम लोग ब्रीदिंग करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है। लेकिन इसका हमें पता है कि इसका टाइम लिमिटेड है। उसका सक्सिनिल कोलिन अगर हम देंगे तो लिमिटेड टाइम में उसका एक्शन फिर से धीरे धीरे नॉर्मल पेशेंट ब्रीदिंग करने लगेगा, उसका ख़त्म हो जाएगा एक्शन। लेकिन जो भी पेशेंट जिसमें वेरिएशन है ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम में, अब मान लीजिए एक पेशेंट आया, इसमें क्या है, ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम नॉर्मल नहीं है, कुछ वेरिएशन है, ये एटिपिकल है, उसे बोलते हैं एटिपिकल स्यूडोकोलिन एस्टरेज। स्यूडोकोलिन एस्टरेज नाम का एंजाइम है, कुछ एटिपिकल है, उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस है। तो क्या होगा, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो धीरे हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगी, और इससे सक्सिनिल कोलिन का एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अभी नॉर्मल एनेस्थेटिक सोच के बैठा होता है कि सक्सिनिल का कोलिन का एक्शन तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर एटिपिकल स्यूडोकोलिन एस्टरेज हो तो 10-15 मिनट तक वो एक्शन खत्म नहीं होगा, तो 15 मिनट तक उसको रेस्पिरेटर पे रखना पड़ेगा। अगर ऐसा पेशेंट है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई रिस्पॉन्स ज़्यादा लॉन्गर टाइम आएगा क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ऐसा जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट कर सकता है ड्रग के रिस्पॉन्स को। दूसरा है G6PD डेफिशिएंसी। हमको पता है कि एक G6PD नामक एंजाइम होता है जो ब्लड डेवलपमेंटल प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है। अभी जो भी लोग में ये G6PD का डेफिशिएंसी है उसमें क्या होता है कि वो लोग प्रोन होते हैं कोई भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। तो अभी इन लोगों में अगर हमने कोई एंटी मलेरियल दवा दे दी, जैसे इसका नाम है क्लोरोक्विन, क्विनिन या क्विनिडिन, ये टेस्ट किए बिना G6PD डेफिशिएंसी, तो अगर वो हुआ G6PD डेफिशिएंसी तो क्या होगा, उसका ब्लड में आरबीसी का लाइसिस होने लगेगा, हीमोलिसिस जिसे बोलते हैं, और जिससे कंडीशन थोड़ी बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए हर एक पेशेंट जिसमें ये दवा देते हैं हम लोग, प्राइमाक्विन स्पेशली, तो उसमें G6PD का टेस्ट करते हैं कि भाई G6PD नॉर्मल है या नहीं, अदरवाइज उसमें हीमोलिसिस होने लगेगा। सेम वे कुछ ड्रग्स है, एंटीकोएगुलेंट है जिसका नाम है वॉरफेरिन। वो मेटाबोलाइट होता है एक एंजाइम से जिसका नाम है CYP2C9। अगर ये एंजाइम में कुछ जेनेटिक चेंजेस हो गया है तो इसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, और अगर इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो इसका टॉक्सिसिटी होने का चांसेस बढ़ेगा,
जिससे ब्लीडिंग होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ 3 एग्जांपल्स हमने देखे जो जेनेटिक वेरिएशन से रिस्पॉन्स अफेक्ट करते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पी ग्लाइकोप्रोटीन। हमने देखा था कि पी ग्लाइकोप्रोटीन का क्या फंक्शन है। तो कोई भी टॉक्सिन हो या ड्रग हो तो वो सेल के बाहर फेंक देता है ये पंप, स्पेशली कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ हो। तो अभी अगर जेनेटिक चेंजेस की वजह से पी ग्लाइकोप्रोटीन का एक्सप्रेशन बहुत बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा कि एंटी कैंसर जो भी दवाइयाँ हैं उसको सेल के बाहर फेंकता ही रहेगा, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें ये जेनेटिक वेरिएशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सेम वे एक दवा है जिसका नाम है आइसोनियाजाइड, जो यहाँ पे लिखी हुई है आइसोनियाजाइड। ये आइसोनियाजाइड जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है एक एंजाइम से, इसका नाम है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, NATB उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो अगर इसमें वेरिएशन होगा तो भी उससे ड्रग रिस्पॉन्स या टॉक्सिसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर इसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज स्टिमुलेटेड होगा, बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, और स्लो होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग मैकेनिज्म्स और रिजल्ट्स है। तो उसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रेट पे होना चाहिए, स्लो होगा तो भी दिक्कत होगी, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगी। ज़्यादा होगा फटाफट तो टॉक्सिक मेटाबोलाइज प्रोड्यूस होगा और उससे साइड इफ़ेक्ट्स होगी, स्लो होगा तो ड्रग की टॉक्सिसिटी खुद की बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसमें भी जेनेटिक वेरिएशन हो तो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा एक एग्जांपल है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को ट्रिमेंडस जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, जिससे मसल डैमेज होने लगता है, मायोग्लोबिन रिलीज होकर किडनी को भी डैमेज करता है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। कैसे होता है? उन लोगों में होता है जिसमें एबनॉर्मल कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स होती हैं, जिसे हम लोग राइनोडिन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो राइनोडिन रिसेप्टर कुछ एबनॉर्मल हो गए और उसमें हेलोथिन जैसी ड्रग्स दे दी गई तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारा कैल्शियम रिलीज हो जाएगा और जिससे ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो हमें ये एबनॉर्मलिटी इन राइनोडिन रिसेप्टर जेनेटिक वेरिएशन देखना ज़रूरी है। सेम वे फेनिटोइन नामक एंटी कन्वर्जेंट दवा है जो एपिलेप्सी में यूज़ होती है, उसका भी मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होगा तो भी उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। दूसरा एक एग्जांपल्स, जैसे हमने एंटीकोएगुलेंट्स का भी दिया था, पहले भी दिया था, दूसरा एक एग्जांपल्स ग्लोकोमा में भी है कि जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिसमें आइरिस और कॉर्निया का जो एंगल होता है वो पहले से बहुत नैरो होता है। तो इन लोगों में अगर हम प्यूपिल डायलेट करने वाली दवाइयाँ डालेंगे तो उसको एक्यूट ग्लोकोमा का अटैक आने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब थे जो जेनेटिक चेंजेस और वेरिएशंस थे जो ड्रग के रिस्पॉन्स में अफेक्ट करते हैं। और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ड्रग रिस्पॉन्स में अफेक्ट करते हैं? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमें पता ही है कि हर एक रूट का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। जैसे हम यहाँ पे हम एक एग्जांपल दें तो बहुत क्लासिकल एग्जांपल MgSO4 का है, मैग्नीशियम सल्फेट। अब जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो अलग अलग रूट से अलग अलग एक्शन क्रिएट करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोकल रूट से दें तो उसका हाइग्रोस्कोपिक एक्शन है, मीन्स कि लोकली ईडीमा कम करती है। अगर हम ओरली दें मैग्नीशियम सल्फेट तो उससे क्या होता है कि डायरिया होने लगता है मैग्नीशियम सल्फेट से, MgSO4 से। और अगर हम उनको इंट्रावीनस दें तो उससे एपिलेप्सी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्रोंकस डायलेट होता है। तो ये सब एक्शन है MgSO4 की। सो एक ही ड्रग अलग अलग रूट से देने से अलग अलग एक्शन क्रिएट होती है। ठीक है, सो ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो भी ड्रग रिस्पॉन्स में अफेक्ट करते हैं और किस टाइम पे आपने दवा दी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर स्पेशली इंसेक्टिसाइड्स, कुछ कार्सिनोजन, टोबैको स्मोक, तो ये सब भी अफेक्ट करते हैं ड्रग का रिस्पॉन्स। कैसे? जैसे हमें पता था जब जब हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो उसमें कुछ चीज़ें मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करती है, स्टिमुलेट करती है, जैसे चारकोल ब्रॉइड मीट है, टोबैको स्मोक है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, हमारे एंजाइम्स को स्टिमुलेट करती है तो फटाफट मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और टाइम कैसे अफेक्ट करता है कि जैसे कुछ ड्रग को कुछ टाइम पे ही लेना पड़ता है, जैसे स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड पे अगर मॉर्निंग में अगर लेते हो तो उससे उसकी साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा कम होता है। सो टाइम और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो भी ड्रग रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया प्लासेबो। अब क्या है प्लासेबो?
तो प्लासेबो हम लोग कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ डमी मेडिकेशन ऑल्सो। एक इनर्ट सब्सटेंस है जिसका एज सच कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन यूज होता है कहाँ पे, एज ए डमी मेडिकेशन। जब हम लोग कंपेरेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो हम दो ग्रुप, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी हो गया, ग्रुप ए में 5 पेशेंट है, ग्रुप बी में 5 पेशेंट है, तो ग्रुप ए को हम लोग टेस्ट दवा देते हैं। टेस्ट मीन्स कि जो दवा का हमें रिजल्ट चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना हो, वो दवा देते हैं। और ग्रुप बी को हम लोग कंट्रोल दवाई देते हैं। कंट्रोल मीन्स की दवा ए जैसा ही है, उसका लुक, अपीयरेंस, सब कुछ टेस्ट ऐसा ही है, लेकिन वो एक्चुअली डमी मेडिकेशंस है। तो जिस और दोनों का फिर हम रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं कि क्या उसका रिजल्ट्स हैं। तो ये जो कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं उसमें कंट्रोल के तौर पर डमी मेडिकेशंस दे सकते हैं, जिसे हम लोग प्लेसेबो भी कहते हैं। सो प्लासेबो क्या होता है कि फिजिशियंस ऐसा प्लासेबो यूज़ कर सकता है कब कब कि जब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को एक्चुअली दवा का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को दवा चाहिए ही चाहिए। तो कई बार ऐसा साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स के लिए फिजिशियंस यूज़ करता है ऐसा प्लेसेबो। जैसे हो गई शुगर टैबलेट्स कई बार यूज़ कर दी, या नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन। कोई पेशेंट कहता है कि नहीं, मेरे को इंजेक्शन चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, उस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो नॉर्मल सलाइन का एक इंजेक्शन रख देता है। तो इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट आता है, और कई बार देखा गया है कि ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। उसका ऑपोजिट है नोसेबो। नोसेबो क्या है कि उससे नेगेटिव साइकोडायनेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो पेशेंट्स का कई बार साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि मेरे को ये डॉक्टर से ट्रीट ही नहीं होगा, उसका मगज में ही ऐसा होता है, तो फिर नहीं होता है, उसका लॉस ऑफ फेथ चला गया होता है फिजिशियंस के प्रति या फिर दवा के प्रति। तो क्या होता है कि अगर रिस्पॉन्स जो वो अगर मेडिकेशंस देता है तो उससे नेगेटिव साइकोडायनेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो जिसे हम नोसेबो भी कहते हैं। फिर पैथोलॉजिकल स्टेट्स, ऑब्वियसली बॉडी का जो पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर बॉडी में हुआ है, कोई ऑर्गन में स्पेशली डिफरेंट ऑर्गन्स जो अफेक्ट करते हैं, जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, कोई भी टाइप का पैथोलॉजी हो गया, तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट द रिस्पॉन्स, बिकॉज अब हमें पता ही है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो लीवर में होता है, ऑब्जॉर्प्टिव प्रोसेस जो होता है वो इंटेस्टाइन और स्टमक में होता है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है उसमें बॉडी में कितना लिपिड है या फ्लूइड है वो अफेक्ट करता है, और किडनी अफेक्ट करता है एक्सक्रीशंस के लिए। तो ऑर्गन में या फिर बॉडी में अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस होगा तो ऑब्वियसली वो उसका रिफ्लेक्ट डोज के रिस्पॉन्स में या ड्रग के रिस्पॉन्स में भी होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि अब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करेगा क्या, कोई भी टाइप का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज होगा, ऑब्वियसली कोई भी जीआई डिसीज होगा तो हम लोग ओरली ड्रग देंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन ऑल्टर होगा, क्योंकि ऑलरेडी जीआई म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड है, वो बराबर उसका फंक्शन नहीं है, तो उससे अब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि सीलियाक डिसीज नामक एक जीआई प्रॉब्लम है, उसमें अमोक्सासिलिन का अब्जॉर्प्शन तो कम होता है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जैसे सिफिलोस्पोरिन और कोट्राइमोक्साजोल, उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है कि एक दवाई का अब्जॉर्प्शन कम हो गया, दूसरा का बढ़ गया है स्पेसिफिक कंडीशंस में। कुछ दवाइयां हैं जैसे पेन किलर मेडिकेशन है जिसे हम एनसेड्स बोलते हैं, उससे क्या होता है कि अगर स्टमक में, इंटेस्टाइन में अल्सर हुआ होता है तो वो अग्रावेट कर देते हैं। फिर लीवर डिसीज, हमें पता है कि लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में, सभी में। स्पेशल कुछ प्रो ड्रग्स होती हैं जो एज सच इनएक्टिव होती है उनको एक्टिवेट करने में, तो ये सब में बहुत सारा रोल होता है लीवर का। तो अगर लीवर ही अफेक्ट हुआ होता है, लीवर बराबर काम नहीं करता, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो जो ड्रग का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, मीन्स की जो फर्स्ट इनिशियल मेटाबॉलिज्म में बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उन लोगों का फिर जो बायोएबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लीवर काम नहीं बराबर कर रहा है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा नहीं, तो उनका एक्चुअली तो बायोएबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा, लीवर में कोई भी जात का प्रॉब्लम है तो प्रोटीन का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, स्पेशली सीरम एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन हमें पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, स्पेशली एसिडिक ड्रग्स के बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है, तो वो नहीं होगा तो उससे एसिडिक ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसकी साइड इफेक्ट होने का खतरा है। तीसरा, हमें पता है प्रो ड्रग्स की जो एज सच इनएक्टिव होते हैं लेकिन वो एक्टिव होते हैं विद द हेल्प ऑफ लीवर एंजाइम्स। तो अगर लीवर बराबर काम नहीं करता तो प्रो ड्रग्स एक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर अगर लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो कुछ ड्रग जो है उनका सीएनएस टॉक्सिसिटी होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रेन टू द डिफरेंशिएंट एक्शन ऑफ मॉर्फिन एंड बार्बिचुरेट इंक्रीजेस इन सीरोटिक लीवर। तो अगर सीरोसिस ऑफ लीवर हुआ है
तो ये कुछ ड्रग देते हैं तो उससे ब्रेन के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो हम लोग कोएगुलेटिव कंडीशंस में देते हैं, तो उसमें अगर लीवर खराब हुआ तो उससे क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑलरेडी कम होते हैं, तो उससे उसका साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। कुछ पेन किलिंग मेडिकेशंस है। पेन किलिंग मेडिकेशंस से क्या होगा कि फ्लूइड रिटेंशन एक्शन ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन एंड लैक्टिक एसिडोसिस बढ़ जाएगा ड्यू टू मेटफॉर्मिन आर एक्सेंचुएटेड। और अगर ऐसा लीवर डिसीज है तो ऑलरेडी और लीवर को डैमेज करने वाली दवा तो हमें नहीं ही देनी है। फिर आता है किडनी की पैथोलॉजी, कि कोई भी टाइप का किडनी का प्रॉब्लम हो तो उसमें आप नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ मत दीजिए, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, ये सब एंटीबायोटिक्स है, इथाम्ब्यूटॉल, वैंकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन भी एंटी फंगल है, एसाइक्लोविर एंटीवायरल है। तो ये सब जो दवाइयाँ हैं ऑलरेडी किडनी को डैमेज करती है, और ऑलरेडी किडनी डैमेज्ड है तो उसमें तो ये मत ही दीजिए। फिर कुछ दवाइयाँ हैं जो क्या करती है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम करती हैं, तो अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो ये मत दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा किडनी में डैमेज होगा। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, कुछ डायूरेटिक दवाइयाँ हैं जो हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, वो भी हम नहीं यूज़ कर सकते अगर किडनी में प्रॉब्लम हुआ तो। अदरवाइज़ क्या होगा कि बॉडी में पोटेशियम इस दवाइयाँ से बहुत बढ़ जाएगा और वो कार्डियक प्रॉब्लम भी कर सकती है। सो ये सब चीज़ें हमें किडनी डिसीज़ में ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर आता है हार्ट की कोई पैथोलॉजी। अगर हार्ट में कोई पैथोलॉजी हुआ हो, जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, तो उससे स्पेशली जीआई म्यूकोजा भी फूल जाता है, और उससे म्यूकोजल एडिमा की वजह से ड्रग का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दूसरा, बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अफेक्ट होता है, और कई ड्रग्स का ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसको ज़्यादा मिल जाता है, और कई ड्रग का कम हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स में ऑब्वियसली कंजेशंस की वजह से लीवर को भी अफेक्ट होता है, तो कंजेशन ऑफ लीवर होता है। इवेंचुअली किडनी को भी अफेक्ट होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है, तो उससे भी ड्रग के डोजिंग पर फर्क पड़ता है। कई कबार ये जो डीकम्पनसेटेड हार्ट है वो कुछ ड्रग के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो कुछ ड्रग्स जैसे डिजिटालिस हो गई, तो ऐसे डीकम्पनसेटेड हार्ट को ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मीन्स का उसका एक्शंस, सुपर सेंसिटिव एक्शंस और सुपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स वो क्रिएट करता है ऐसी कंडीशंस में। थायराइड डिसीजेस हो गए, जैसे हाइपोथायराइड पेशेंट्स हो, तो उसमें डिकॉक्सिन्स का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आता है। डिकॉक्सिन अगेन एक मेडिसिन है जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स में यूज़ होता है, हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए। मॉर्फिन और सीएनएस डिप्रेसेंट्स जैसी दवाइयाँ हैं, उसका भी एक्शन बढ़ जाता है। और अगर हाइपर थायराइड पेशेंट है, थायराइड की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो क्या होता है कि उसमें डिगॉक्सिन्स से एरिथमिया मीन्स कि एबनॉर्मल हार्ट रिथम का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप एक दो याद रख सकते हैं कि कैसे बॉडी में ऑर्गन का पैथोलॉजी होने से ड्रग का रिस्पॉन्स अफेक्ट होता है। दूसरे कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स है, जैसे जब भी फीवर आता हो, टेम्परेचर बढ़ा हो, तभी एंटीपायरेटिक दवा काम कर सकती है। नॉर्मल टेम्परेचर डाउन नहीं करती है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ गया हो तो उसको नॉर्मल लाने का काम करती है, राइट। जब भी पेशेंट को ईडीमा हो उसी टाइम पे ये थायजाइड डायूरेटिक्स ज़्यादा काम करती है। डायूरेटिक्स जो बॉडी में से यूरिन पास करवाती है, जब भी बॉडी में ईडीमा हो तो इसमें अच्छा काम करती है। अगर कोई पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया हो तो उसमें क्या होता है कि एरिथमिया का चांसेस बढ़ जाता है, स्पेशली एड्रेनालिन और डिजिटालिस देने से। कोई पेशेंट मायस्थेनिया ग्रेविस का हो जिसमें मसल वीकनेस हो जाती है, तो अगर उसमें मसल रिलैक्सेंट दवाएं देती है तो वीकनेस का चांसेस बढ़ते हैं, स्पेशली क्विनिन जैसी दवाइयाँ या क्यूरियर जैसी दवाइयाँ देने से। अगर कोई पेशेंट्स को हेड इंजरी हो और अगर उसमें हमने मॉर्फिन दे दिया तो उससे रेस्पिरेटरी फेलियर्स का चांसेस बढ़ जाएगा। कोट्राइमोक्साजोल नामक एक एंटीबायोटिक दवा है, जिससे क्या होगा कि एड्स वाले पेशेंट्स में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का चांसेस इससे बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं जो ड्रग रिस्पॉन्स अफेक्ट करते हैं। अभी ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस, जब दो दवाइयाँ साथ में लो तो भी ड्रग रिस्पॉन्स अफेक्ट होता है, जो जो हमने देख चुके हैं कि कैसे दो दवाइयाँ साथ लेने से ड्रग रिस्पॉन्स अफेक्ट होता है। तो पहली बात तो ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस होता है। एंजाइम इंड्यूसिंग और एंजाइम इनहिबिटर्स के चैप्टर में हमने देखा कि एक दवाई एंजाइम को स्टिमुलेट कर रही है और उसको हम दूसरी दवाई के साथ देते हैं तो दूसरी दवाई का मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगे,
सेम वे एंजाइम इनहिबिटर्स देते हैं तो दूसरी दवाई का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, साइड इफेक्ट्स का खतरा रहेगा। और कुछ फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शंस भी होते हैं। फिर एक होता है क्यूमुलेशंस। क्यूमुलेशंस मीन्स एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे अगर हमने ड्रग बार बार दी गई तो क्या होता है कि बॉडी में ड्रग एक्यूमुलेट हो जाती है। सो इफ रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गया एलिमिनेशन से तो बॉडी में भी अक्यूमुलेट हो जाती है, और अक्यूमुलेट होने के बाद जो भी टिश्यू के प्रति उसका आकर्षण रहता है उसमें जाके वो जमा होती है और वहाँ पे साइड इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरोक्विन, तो अगर क्लोरोक्विन का ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उससे रेटाइनल डैमेज होता है, क्योंकि वो रेटाइनल टिश्यू के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है उसको। फुल लोडिंग डोज ऑफ डिगॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट हैव रिसीव्ड इट विद इन द पास्ट वीक। अगर पिछले एक हफ्ते में डिगॉक्सिन दिया गया है तो विद इन 1 वीक में आप डिगॉक्सिन नहीं दे सकते, अदरवाइज क्यूमुलेटिव साइड इफेक्ट्स होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है जिसको समझना बहुत जरूरी है, उसका वो है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस मीन्स डिक्रीज रिस्पॉन्स। ग्रेजुअली रिस्पॉन्स कम होने लगे, रिस्पॉन्स ड्रग का कम होने लगे तो इसे हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो हायर डोज की ज़रूरत पड़े आपको सेम रिस्पॉन्स अचीव करने में। तो पहले मान लीजिए कि आपको सेम रिस्पॉन्स 5 mg डोज से अचीव होता था ड्रग का, और अभी धीरे 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 आपको सेम रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए 10 mg देनी पड़ रही है दवा, तो उसे हम बोलते हैं ड्रग का टॉलरेंस हो गया। अब टॉलरेंस जो होता है दो टाइप का होता है, एक नेचुरल होता है, एक एक्वायर्ड होता है। नेचुरल मीन्स कि नेचुरली कुछ स्पीसीज टॉलरेंट होती है, उसको नॉर्मल से ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है सेम रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल रैबिट्स, तो रैबिट्स क्या होते हैं कि एट्रोपिन से टॉलरेंट होते हैं, जो हमने देख चुके हैं। और अक्वायर मीन्स के पहले नहीं होता है, पहले रिस्पॉन्स नॉर्मल होता है, फिर धीरे 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 आपको ज़्यादा डोज देना पड़ता है टू अचीव द सेम रिस्पॉन्स। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि टॉलरेंस डेवलप होता है एक एनाल्जेसिक, पेन किलिंग एक्शंस और यूफोरिक एक्शंस ऑफ मॉर्फिन। तो पहले हम लोग जब मॉर्फिन शुरू करते हैं, अगर कोई मॉर्फिन एडिक्ट होता है तो उसको पहले कम डोज में रिस्पॉन्स आता है, लेकिन जब जब वो डोज ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक लेने पड़ता है तब उसको अब डोज ज़्यादा लेना पड़ता है टू क्रिएट सेम एक्शन। तो मॉर्फिन की ऐसी एनाल्जेसिक, पेन किलिंग एक्शन और यूफोरिक एक्शंस के प्रति टॉलरेंस डेवलप होता है, लेकिन कुछ एक्शंस के प्रति नहीं भी होता है टॉलरेंस, जैसे उसकी कॉन्स्टिपेशन और मियोटिक एक्शंस। सो कॉन्स्टिपेशन और मायोसिस पे सेम डोज अभी भी काम करता है, लेकिन एनाल्जेसिक और यूफोरिक एक्शन चाहिए तो हमें ज़्यादा डोज देना पड़ता है। क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है? क्रॉस टॉलरेंस मीन्स एक ड्रग, दो ड्रग अगर एक दूसरे के साथ कुछ भी रिलेटेड है, तो अगर एक ड्रग का टॉलरेंस डेवलप होता है तो दूसरी ड्रग में भी टॉलरेंस डेवलप होने का चांसेस है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस। सो डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग्स, जैसे हो गया अल्कोहलिक्स। तो अल्कोहलिक्स से वो रिलेटिवली क्रॉस टॉलरेंस होता है बार्बिचुरेट्स और जनरल एनेस्थेटिक के प्रति। तो अल्कोहलिक पेशेंट्स में बार्बिचुरेट्स और जनरल एनेस्थेटिक्स का डोज थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो थोड़े टॉलरेंट होते हैं। फिर होता है फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस। फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस में कोई फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से ये टॉलरेंस डेवलप होता है। फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स में 4 होते हैं मेन, तो अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस। तो ये चारों में से कोई फैक्टर्स जो टॉलरेंस डेवलप के लिए जवाबदार है, तो इसे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कार्बामाजेपिन का। ये कार्बामाजेपिन एक एंटी कन्वर्जन मेडिकेशन से एपिलेप्सी में दी जाती है, जो क्या करती है, एंजाइम इंड्यूसर्स है, तो अपने खुद के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती रहती है। तो उससे क्या होता है कि उसका खुद का मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, तो वो खुद फटाफट मेटाबोलाइज होकर उसकी इफेक्ट कम होने लगती है। तो अब उसको फिर से अगर उसका सेम रिस्पॉन्स क्रिएट करना हो तो ज़्यादा डोज देना पड़ता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस, कि उसने मेटाबॉलिक फैक्टर्स को इंड्यूस करके ऐसा टॉलरेंस डेवलप किया है। फिर एम्फेटामाइन नामक दवा है जो कुछ स्टिमुलेट दवा है। ये मेडिसिन क्या करती है कि जो किडनी पे काम करती है, कि ये मेडिसिन वैसे क्या होती है कि वैसे बेसिक दवा है, और बेसिक दवा है तो ड्रग जो है वो बेसिक है, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो देते हैं, तो बॉडी में स्टिमुलेशन होता है, खाना कम होता है बॉडी में, और उससे जो यूरिन जो होता है, अब वो जो यूरिन एसिडिक हो जाता है, और यूरिन को हम लोग मीडियम कहते हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सक्रीशंस क्या होता है कि एसिडिक हो जाता है। अब हमें पता है कि बेसिक दवा एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगी, तो ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगी, और आयोनाइज होगी तो बॉडी में से एक्सक्रीशन बहुत बढ़ जाएगा, तो उससे से ज़्यादा एक्सक्रीट होकर निकल जाएगी। तो इसीलिए हमको ज़्यादा डोज देना पड़ता है एवरी टाइम टू गेट
सिमिलर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन पे अफेक्ट हुआ फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स, तो उससे फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस डेवलप हुआ। दूसरा होता है एक फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस। फार्माकोडायनेमिक कोई फैक्टर्स हो जिससे रिस्पॉन्स कम हुआ हो, तो जिसे हमें पता है कि डिसेंसिटाइजेशन और डाउन रेगुलेशंस, दोनों का डिफरेंस हमें पता है। डाउन रेगुलेशंस में नंबर कम हो जाते हैं रिसेप्टर्स को, और डिसेंसिटाइजेशंस में रिसेप्टर्स की जो फंक्शनलिटी है वो अफेक्ट होती है, और जिससे इवेंचुअली रिस्पॉन्स कम होता है। तो ऐसे हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस के बाद एक और टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है टैकीफाइलैक्सिस। अभी क्या है कि टॉलरेंस में जैसे हमने देखा कि ग्रेजुअली रिस्पॉन्स कम होता था, लेकिन उसका कॉन्ट्रास्ट, अगर हम फटाफट ड्रग देते हैं और क्विक सक्सेशंस में ड्रग देने से रिस्पॉन्स कम होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस विथ रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज टैकीफाइलैक्सिस। तो कौन कौन सी ड्रग से ऐसा टैकीफाइलैक्सिस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे या शॉर्ट नोट के तौर पे पूछा जाता है। तो ड्रग्स हैं जैसे एफेड्रिन, टायरामिन, निकोटीन, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दवाइयाँ हैं जिसको देने से टैकीफाइलैक्सिस डेवलप होता है। अभी इसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक एक नर्व है। नॉर्मली प्री साइनेप्टिक में से रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन, और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये यहाँ पे रिसेप्टर्स पे काम करता है और रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो ये जो ड्रग्स हैं एफेड्रिन, टायरामिन, निकोटीन, ये लोग क्या करवाती है कि ऊपर से यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज ज़्यादा करवा देती है। तो पहले तो रिस्पॉन्स आता है, फटाफट रिस्पॉन्स आता है, पहले बड़ा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अगर बाद में क्विक सक्सेशन में दिए जाए, फटाफट हम देने ही लगे, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर है प्री साइनेप्टिकली, अब वो ख़त्म होने लगता है। तो फिर उससे क्या होता है कि धीरे धीरे रिस्पॉन्स छोटा होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि सिंथेसिस जो है नॉरएपिनेफ्रिन का वो मैच नहीं कर पाएगा रिलीज से, तो इससे जो उसके स्टोर होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे रिस्पॉन्स कम होने लगता है। और एक दूसरा मैकेनिज्म है कि धीरे धीरे जो नॉरएपिनेफ्रिन की ये जो रिसेप्टर्स हैं वो भी डाउन रेगुलेट होने लगते हैं या डिसेंसिटाइज होने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे होने से। तो ये जो दो रीजंस है जिसकी वजह से ऐसा टैकीफाइलैक्सिस डेवलप होता है। फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रग रेजिस्टेंस, जो हम लोग एंटीबायोटिक में देखेंगे। रेजिस्टेंस एक टाइप का टॉलरेंस ही है कि जो इनिशियली एंटीबायोटिक दवा का जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, तो जिससे एंटीबायोटिक का जो अननेसेसरी हम लोग यूज़ करते हैं उससे ये टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है कि पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो ससेप्टिबल था, लेकिन अभी क्या है कि सेम डोज दिया तो अभी उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द इनहिबिटरी एक्शंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, तो जिसे हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। सो अगर ड्रग टॉलरेंस माइक्रोब्स में डेवलप हो तो उसे हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं।